हेलो एवरीवन, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है स्पेस डेब्रीज, अंतरिक्ष मलबा या अंतरिक्ष कचरा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें स्पेस डेब्रीज या अंतरिक्ष मलबा, अंतरिक्ष कचरा की, तो इससे पहले हमारे को एक चीज समझनी होगी कि मलबा, डेब्रीज या कचरा किसे कहा जाता है। देखो, मलबा कहते हैं जब कोई बिल्डिंग टूट जाती है तो उसके जो छोटे छोटे अवशेष बचते हैं, टुकड़े जो बच जाते हैं, उन्हें अमूमन कहा जाता है मलबा, डेब्रीज। और कचरा कहा जाता है जो यूजलेस और अनडिजायर्ड कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हें कहते हैं हम कचरा। ठीक है, तो वहीं से कुछ एक डेफिनेशन निकल करके आती है नॉर्मल सी, कि अंतरिक्ष में पाए जाने वाले कुछ ऐसे अवशेष या फिर अंतरिक्ष में पाई जाने वाली कुछ ऐसी यूजलेस और अनडिजायर्ड जो सब्सटेंसेस हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम, तो वो कहलाएंगे स्पेस डेब्रीज। टेक्निकली देखा जाए तो स्पेस डेब्रीज किसे कहते हैं, तो पोटेंशियली डेंजरस एंड यूजलेस ऑब्जेक्ट्स इन अर्थ्स ऑर्बिट आर कॉल्ड स्पेस डेब्रीज। हिंदी के अंदर देखें तो पृथ्वी की कक्षा में उपस्थित अनुपयोगी व संभावित रूप से खतरनाक वस्तुएं अंतरिक्ष मलबा या अंतरिक्ष कचरा कहलाती हैं। ये वस्तुएं प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकती हैं, ये नेचुरल भी हो सकती हैं और ये मैन मेड या आर्टिफिशियल भी हो सकती हैं। ठीक है, प्राकृतिक का मतलब क्या हुआ, तो प्राकृतिक या नेचुरल जो चीजें हैं वो कौन सी होगी, जैसे आपके एस्ट्रॉइड्स हैं, मीटरॉइड्स हैं, क्षुद्र ग्रहों के जो टुकड़े हैं या उल्का पिंड है, ठीक है, धूमकेतु के कोई टुकड़े हैं, तो वो हो जाएंगे आपके नेचुरल डेब्रीज। और मैन मेड डेब्रीज के अंतर्गत आते हैं जो हमारे इनएक्टिव सैटेलाइट्स हैं, ऐसे सैटेलाइट जो अब निष्क्रिय हो गए हैं या जिन्हें रिटायर कर दिया गया है, या फिर सैटेलाइट्स के कोई टुकड़े हैं या स्पेस क्राफ्ट के कोई टुकड़े हैं, या जो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं उन रॉकेट्स के कोई पार्ट्स हैं या कोई टुकड़े हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं, मैनमेड या आर्टिफिशियल स्पेस डेब्रीज के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो स्पेस डेब्रीज है इसे स्पेस जंक या स्पेस डिस्पोजल भी कहा जाता है, यानी कि इसे अंतरिक्ष कचरा या स्पेस जंक भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें ये पृथ्वी है, ये आप देख पा रहे होंगे, और इसके आसपास कोई एक ऑर्बिट है जिसके अंदर आपको ये सारा का सारा स्पेस जंक या अंतरिक्ष मलबा देखने को मिल रहा है। ये देखें आप, सैटेलाइट के कुछ पार्ट्स हैं, छोटे मोटे कुछ और टुकड़े हैं, ये सारा का सारा चीजें, ये सब चीजें क्या कहलाती है, ये स्पेस वेस्ट कहलाता है या स्पेस डेब्रीज कहलाती है। ठीक है, देखिए there are thousands of pieces of space debris which are larger than 3 inches in size and which can be detected and which can be tracked by radars और optical detectors। यानी कि अंतरिक्ष के अंदर ऐसे हजारों टुकड़े हैं अंतरिक्ष मलबे के जो आकार में 3 इंच से बड़े हैं और जिन्हें ऑप्टिकल डिटेक्टर या फिर रेडार द्वारा उनको डिटेक्ट किया जा सकता है या उन्हें ट्रैक किया जा सकता है। जो 3 इंच या 7 सेंटीमीटर से बड़े आकार के जो टुकड़े हैं उनको डिटेक्ट किया जा सकता है रेडार द्वारा या फिर उन्हें ट्रैक भी किया जा सकता है। वहीं पर जो 3 इंच या आप कह सकते हैं 7.5 सेंटीमीटर से छोटे जो टुकड़े हैं उन्हें ट्रैक करना या डिटेक्ट करना काफी मुश्किल रहता है। और ऐसे टुकड़े कितने हैं, तो ऐसे टुकड़े लाखों की संख्या में हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ smaller pieces of space debris which cannot be detected। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लाखों छोटे छोटे टुकड़े हैं जो जिनका आकार 3 इंच से छोटा है और जिन्हें डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये डायग्राम देखें, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ बड़े बड़े टुकड़े हैं और साथ ही साथ में कुछ छोटे छोटे टुकड़े भी हैं। ठीक है, ये सारे के सारे मिलकर के कंबाइनली क्या कहलाते हैं, तो स्पेस डेब्रीज कहलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम कि अंतरिक्ष कचरा या स्पेस डेब्रीज जो है वो क्यों डेंजरस है, क्यों खतरनाक है। देखो, इस चीज को आपको समझना होगा कि अंतरिक्ष मलबा जो है वो खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहले इस चीज को एक बार पढ़ें और उसके बाद हम इसको धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि यह अत्यधिक मात्रा में संवेग रखता है। और इसका संवेग इतना ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो बहुत ही ज्यादा होती है। जिस स्पीड से ये अंतरिक्ष कचरा या अंतरिक्ष मलबा स्पेस में गति कर रहा है वो स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और इतना ज्यादा संवेग होने के कारण या इतना ज्यादा वेग होने के कारण, इतना ज्यादा एक्सेसिव मोमेंटम या फिर इतनी एक्सट्रीमली हाई स्पीड होने के कारण क्या होता है, तो ये बहुत ही सीरियस डैमेज कॉज कर सकता है किसको, स्पेसशिप्स को, एक्टिव सैटेलाइट्स को, जो सक्रिय उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष में काम कर रहे हैं उनको, अगर उनसे टकरा जाएगा तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है,
देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर संवेग की, कि यह अत्यधिक संवेग रखता है, मोमेंटम रखता है। मोमेंटम क्या होता है? वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर स्पेस डेब्रीज जो हैं उनकी वेलोसिटी हमने आगे और बात करी है, क्योंकि इस अंतरिक्ष मलबे की गति बहुत ही अत्यधिक होती है, तो एक्सेसिव हाई जो इसकी वेलोसिटी होती है या स्पीड होती है, उसके कारण से इसका संवेग या मोमेंटम भी क्या हो जाता है? एक्सेसिवली हाई हो जाता है, एक्सट्रीम हो जाता है। और संवेग अत्यधिक होने का क्या मतलब है, या इससे आप क्या समझ सकते हो? देखो, अगर मोमेंटम ज्यादा है तो ये चीज बताता है कि वो चीज को रोकने के लिए आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर यदि वो चीज किसी से टकराती है, किसी से कोलिजन करती है, कोलाइड करती है, तो फिर वो कितना डैमेज या कितना इम्पैक्ट कॉज करेगी, ये चीज आपको कौन बता सकता है? ये चीज आपको संवेग या मोमेंटम बता सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि एक बचपन में हम क्रिकेट खेला करते थे, ठीक है। तो जब कैच खेला करते थे या कभी तेज शॉट आया करता था, कैच लिया करते थे हम, तो उस वक्त अगर एक सिंपल सा कैच आ रहा है जो बहुत ही धीमे है, तो हमारे हाथ पर झटका कम लगता था। वहीं पर आपने देखा होगा कि अगर बॉल बहुत तेजी के साथ आ रही है तो हमारे हाथ पर झटका थोड़ा ज्यादा लगता था, हाथ पर चोट थोड़ी ज्यादा लगती थी, ठीक है। तो वो किसके कारण हो रहा है? बॉल सेम है, ठीक है, लेकिन उसकी वेलोसिटी के कारण, उसकी जो स्पीड है अगर वो ज्यादा होगी तो वहां पर डैमेज या कॉलिजन जो है, इम्पैक्ट जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। वहीं पर अब आप देखना कि मास के साथ में या द्रव्यमान के साथ में संवेग कैसे बढ़ जाएगा, कि बचपन में क्रिकेट हमने टेनिस बॉल से भी खेला होता है, ठीक है। तो एक टेनिस बॉल जब सेम स्पीड से आ रही है और वहीं दूसरी तरफ एक लेदर की बॉल है, वो सेम स्पीड से आ रही है, तो हमारे हाथ पे इम्पैक्ट किससे ज्यादा होगा? तो ऑब्वियसली वो लेदर बॉल से ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि लेदर बॉल का मास या द्रव्यमान जो है वो टेनिस बॉल की तुलना में ज्यादा होता है। तो कुल मिलाकर के संवेग क्या चीज बताता है, मोमेंटम क्या चीज डिटरमाइन करता है? वो ये इंडिकेट करता है कि कोई भी चीज जब किसी से कोलिजन करेगी तो वो कितना इम्पैक्ट उस पर क्रिएट कर सकती है, या फिर अगर आपको उसकी स्पीड को रोकना है, उसको कम करना है, तो आपको कितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये अत्यधिक संवेग रखता है, और संवेग यहाँ पर हमने जो बात की है कि इसकी गति जो है हजारों किलोमीटर प्रति घंटा होती है। हजारों किलोमीटर कैसे? देखो, ये हमारी अर्थ है, इसके यहाँ पर ये जो लो अर्थ ऑर्बिट होती है, इसके अंदर इसकी गति पाई जाती है 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यहां से लेकर के। और जब ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर होता है तो वहां पर इसकी स्पीड होती है 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है, 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक। तो इतनी ज्यादा जब स्पीड के साथ में ये चलते हैं, और उस दौरान यदि ये किसी अंतरिक्ष यान से, स्पेसक्राफ्ट से टकरा जाएं, या किसी एक्टिव सैटेलाइट से टकरा जाएं, या अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से टकरा जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना सीरियस डैमेज जो है वहां पर कॉज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखना भाई, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये जो स्पेस डेब्रीज हैं ये आकार में छोटी भी हो सकती हैं और ये बड़ी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो छोटी से छोटी जो डेब्री है वो भी बहुत सीरियस डैमेज कॉज कर सकती है। इसका आप एग्जांपल समझें, देखो जैसे आपने देखा होगा कि ओलावृष्टि होती, हेल स्टॉर्म होता है, थोड़े दिन पहले हुआ था। तो जब ओले गिरते हैं तब आपने देखा होगा उनका साइज इतना या इतना हो सकता है, ठीक है। तो ये साइज 3 इंच से काफी छोटा है। जब ये इतने से साइज के जब ओले गिरते हैं और अगर वो तेज रफ्तार के साथ में गिरते हैं, आपने देखा होगा गाड़ियों के ऊपर वो डेंट कर देते हैं। तो सोच करके देखो, जब गाड़ी के ऊपर वो सिर्फ इतनी सी स्पीड से आकर के डेंट कर रहा है, तो जब वो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट या इतना सा ऑब्जेक्ट जब जाकर के सैटेलाइट से टकराएगा, तो वो उस पर कितना बड़ा डैमेज कॉज कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अंतरिक्ष कचरा जो है वो बहुत ही डेंजरस है। चलिए अब हम अंतरिक्ष कचरे को एक बार देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है। देखो, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर खूब सारा स्पेस डेब्रीज जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। और जब हम इसको जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के यहाँ पर देखते हैं तो आप देखना ये अर्थ है, अर्थ के बाहर लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर बहुत ही डेंस स्पेस डेब्रीज आपको देखने को मिल रही है। और जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं ये उतना डेंस नहीं रहता है। यहाँ पर आप ये देखना, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा हमारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च किए जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर भी डेंस स्पेस डेब्रीज देखने को मिल रही होगी। बाकी ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये सारे के सारे आपके जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट
और बाकी दूसरी जगह के नेविगेशन सैटेलाइट मिड अर्थ ऑर्बिट के वो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इस चीज को समझें कि जब पृथ्वी से यहां से जब कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा या यहां से जब कोई रॉकेट बाहर की तरफ भेजा जाएगा, कोई स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा, तो उसको यहां से बाहर की तरफ आना है, ऊपर की तरफ आउटर स्पेस की तरफ आना है, और बीच में इतनी सारी ये जो स्पेस डेब्रीज आपको देखने को मिल रही हैं, इन सब से बच करके बाहर आना है। तो अगर ये स्पेस डेब्रीज ज्यादा होंगी तो इसका मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि वो कहीं ना कहीं सैटेलाइट से या फिर हमारे स्पेसक्राफ्ट से टकरा जाएं और उसको डैमेज कॉज करें, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम कैसलर सिंड्रोम की, ठीक है। कैसलर सिंड्रोम या कैसलर प्रभाव क्या होता है, इसको पीछे पढ़ने से पहले एक बार अपन नॉर्मल लैंग्वेज में इसको समझते हैं, उसके बाद में हम इसको लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे। देखो, स्पेस डेब्रिज से रिलेटेड नासा के एक साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी थी जिसे कहा जाता है, कैसलर नाम के वो वैज्ञानिक थे, और जिसे कहा जाता है कैसलर सिंड्रोम, ठीक है। उन्होंने यह बताया कि अंतरिक्ष में अगर एक लिमिट से ज्यादा अंतरिक्ष मलबे की मात्रा बढ़ जाती है, स्पेस डेब्रिज एक लिमिट से ज्यादा हो जाती हैं, तो उसके बाद में स्पेस डेब्रिज की मात्रा कंटिन्यूअसली बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। और वो जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे साथ ही साथ में टक्करों की संख्या, कॉलिजन्स भी बढ़ते जाएंगे। कॉलिजन्स बढ़ेंगे जैसे जैसे, वैसे के वैसे वापस से स्पेस डेब्रिज और ज्यादा बढ़ती जाएंगी, और इस प्रकार से एक चेन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस चीज को एक बार पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू नासा साइंटिस्ट कैसलर once passed a certain critical mass in space, especially बात कर रहे हैं हम लो अर्थ ऑर्बिट की, the total amount of space debris will keep on increasing as collisions will give rise to more debris and lead to more collisions in a chain reaction, ठीक है। कि नासा के वैज्ञानिक कैसलर के अनुसार एक बार बाहरी अंतरिक्ष के अंदर जब नियत क्रांतिक द्रव्यमान पार हो जाएगा तो अंतरिक्ष मलबे की कुल मात्रा बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि टक्कर से और मलबा उत्पन्न होगा जो एक श्रृंखला अभिक्रिया के रूप में और अधिक टक्करों को बढ़ाएगा, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि ऐसा कैसे होता है। देखो, आप इस चीज को समझें। सबसे पहली बात ये कि स्पेस डेब्रिज जो हैं, स्पेस में बहुत सारी स्पेस डेब्रिज पाई जा रही हैं, अगर उनकी मात्रा एक लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो उसके बाद में क्या होगा, वो डेब्रिज इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि वो या तो आपस में टकराएंगी, या फिर वहां से कोई स्पेसक्राफ्ट गुजर रहा है या वहां से कोई सैटेलाइट गुजर रहा है तो वो उससे टकराएंगे, और उससे टकरा करके वो क्या करेंगी, और ज्यादा मलबा क्रिएट करेंगी और ज्यादा स्पेस डेब्रिज जो है उन्हें क्रिएट कर देंगी, ठीक है। वो जो नया मलबा क्रिएट हुआ है वो मलबा वापस से आगे क्या करेगा, उतनी ही ज्यादा टक्करों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। वो इतने ज्यादा मलबा हो जाएगा कि आगे किसी न किसी और सैटेलाइट से या किसी दूसरे मलबे से वो और टकराएंगे और नया मलबा उत्पन्न करेंगे, और इस प्रकार से ये मलबा आगे से आगे बढ़ता रहेगा, और ये एक चेन रिएक्शन के रूप में आगे से आगे चीजें चलती रहेगी। कैसे, देखो, टक्कर होगी, और टक्कर से उत्पन्न होगा मलबा, डेब्रीज, ठीक है। टक्कर हुई, टक्कर से उत्पन्न हुआ मलबा, ये मलबा वापस से टकराएगा आपस में या दूसरे किसी सैटेलाइट से या स्पेसक्राफ्ट से, फिर वापस उत्पन्न करेगा मलबा, ये मलबा फिर टकराएगा, फिर मलबा उत्पन्न करेगा, और इस प्रकार से ये एक चेन रिएक्शन आगे से आगे बढ़ती रहेगी। देखो, यहां से इस चेन रिएक्शन, अब एक चीज को समझना आप, यहां पर दो टेक्निकल पॉइंट्स आए हैं। एक है हमारा क्रिटिकल मास, जिसे कहा गया है क्रांतिक द्रव्यमान, और दूसरा जो है वो है चेन रिएक्शन, ठीक है, श्रृंखला अभिक्रिया। तो थोड़ा सा हम इस चीज को समझ लेते हैं कि ये दोनों चीजें क्या बोल रहे हैं। क्रिटिकल मास में को समझने से पहले हमारे को एक क्रिटिकल शब्द को समझना होगा। क्रिटिकल का मतलब होता है कि क्रांतिक, कि एक ऐसा पॉइंट जिससे ऊपर आपको अलग प्रकार के फिनोमेना या अलग प्रकार के इवेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल मास का मतलब ये हो गया कि क्रिटिकल मास मलबे की वो मात्रा है कि जिसके पार हो जाने पर, जिसके क्रॉस हो जाने पर आपको कुछ नई प्रकार के फिनोमेना या कुछ घटनाएं देखने को मिलेंगी, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं हम चेन रिएक्शन की, श्रृंखला अभिक्रिया की। तो देखो, चेन सारे लोग समझते हैं, ठीक है, गोल्ड की चेन होती है, और अगर गोल्ड की चेन नहीं पता तो गरीबों, तुम्हारे घर में वो कदम सांकड़ होगी भैंस को बांधने वाली, ठीक है। तो उसका आपने देखा होगा वो किस प्रकार की होती है आकार में,
इस प्रकार की होती है चेन, ठीक है, चेन कह लो, सांकल कह लो। तो ये क्या है, ये है आपकी चेन, कड़ी दर कड़ी दर कड़ी आगे से आगे जब जुड़ती है तो बनती है आपकी चेन। और चेन रिएक्शन किसको बोलते हैं, चेन रिएक्शन का मतलब है कि कोई इवेंट या कोई घटना या कोई फिनोमिना बार बार रिपीट हो, कि कोई इवेंट हुआ, फिर से हुआ, फिर से हुआ, फिर से हुआ और आगे से आगे होता गया, तो इसे क्या कहते हैं, हम चेन रिएक्शन कह देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोलिजन्स हो रहे हैं, ठीक है, कि पहले एक कोलिजन हुआ, उसके बाद में मलबा क्रिएट हुआ, डेब्रीज क्रिएट हुई, उससे और आगे कोलिजन्स हुए, वापस कोलिजन हुए, फिर और मलबा क्रिएट हुआ और कोलिजन हुए, तो आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है, चेन रिएक्शन कहलाता है ये, ठीक है। यही चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। देखो यहाँ पर क्या था, ये मलबा था, ये आपस में टकराए और नया मलबा क्रिएट हुआ, ये आपस में और टकराएंगे और मलबा क्रिएट होगा और धीरे धीरे मलबे की मात्रा बढ़ती जा रही है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि मलबे की मात्रा से यहाँ पर मतलब है तात्पर्य है संख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है। चलिए, तो आपको कैसलर सिंड्रोम जो है वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में अब देखिए, इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष क्या बोलता है कि कुछ वैज्ञानिकों का या स्पेस एजेंसीज का ये मानना है कि वो एक थ्योरी है जिसमें वो बिलीव करते हैं, वो थ्योरी क्या कहलाती है, तो बिग स्काई थ्योरी, ठीक है, कि मैनी साइंटिस्ट बिलीव इन बिग स्काई थ्योरी व्हिच स्टेट्स दैट स्पेस इज ह्यूज एंड चांसेस ऑफ कोलिजन्स आर वेरी लेस, कि अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है और यहाँ पर जो टकराव की जो संभावना है या जो टक्कर की संभावना है वो बहुत ही कम है, ठीक है। और अगर छोटे मोटे कोई ऑब्जेक्ट्स वहां पर हैं भी, ठीक है, जो स्पेस डेब्रिस के रूप में वहां पर हैं भी, तो उसमें से मोस्ट ऑफ थोड़े से टाइम पीरियड बाद में गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में पृथ्वी की तरफ बढ़ते चले आएंगे और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही वो जलना शुरू कर देंगे और जल करके या तो नष्ट हो जाएंगे और नहीं है तो क्या होगा कि वो आकर के और ओशन के अंदर गिर जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बिग स्काई थ्योरी क्या बोलती है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर समझते हैं। देखो है क्या, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अगर हम बात करें अर्थ की सरकमफेरेंस की या अर्थ की परिधि की, तो ये होती है लगभग 40,000 किलोमीटर। और अगर हम 1000 किलोमीटर की ऊंचाई की लो अर्थ ऑर्बिट जो है उसकी बात करें, तो ये सरकमफेरेंस हो जाती है आपकी 46,000 किलोमीटर के लगभग। और यही अगर हम बात करें जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट की, तो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट की जो सरकमफेरेंस हो जाती है वो हो जाती है आपकी 2,65,000 से भी ज्यादा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी सरकमफेरेंस, कितनी ज्यादा इसकी परिधि हो गई, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है पूरी की पूरी, तो 2,65,000 से भी ज्यादा है। ये लो अर्थ ऑर्बिट वाली ये कितनी है, तो ये हो जाती है 46,000 किलोमीटर। तो कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि भाई हजारों किलोमीटर लंबा चौड़ा आपके पास में स्पेस पड़ा है, हजारों किलोमीटर लंबा चौड़ा, तो इसके अंदर कहाँ टक्कर की संभावनाएं है, इसके अंदर कोई हजार, भाई इतना लंबा चौड़ा जो एरिया है इसके अंदर कुछ हजार डेब्रीज हैं जो इधर उधर घूम रही हैं, वो भी इवेंचुअली कभी न कभी जो है पृथ्वी पर आ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम यहाँ पर है नहीं। और अगर जो बची खुची कुछ अगर डेब्रीज हैं भी तो वो इवेंचुअली अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगी और जलते हुए नष्ट हो जाएंगी। और अगर खुदा न खास्ता फिर भी अगर वो बच जाती हैं, ठीक है, तो क्या होगा, देखो अर्थ का जो 71% है, अर्थ का जो 71% जो क्षेत्र है, एरिया है, वो वाटर बॉडीज है, ठीक है, जल से कवर्ड है। तो वो गिरेंगे कहाँ पर, मोस्ट प्रोबेबली वो कहाँ गिर जाएंगे, तो वो किसी वीरान समुद्र के अंदर गिर जाएंगे। तो इतना कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो उनका कहना ये है कि जो स्पेस डेब्रीज वाला ये जो मामला है ये थोड़ा ओवर हाइप्ड है, इसको इतना वो कहते हैं फालतू का माहौल बना रखा है, इतनी ज्यादा दिक्कत वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। तो अब आप समझ गए भाई बिग स्काई थ्योरी क्या होती है, ठीक है। तो अब इस चीज को समझें कि क्या वैज्ञानिकों का ये जो सेक्शन है, ये जो सोचता है क्या ये चीज सही है, ठीक है, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। स्पेस डेब्रीज एक सीरियस कंसर्न है। वर्तमान में स्पेस डेब्रीज एक घाव की तरह दिख सकते हैं आपको, लेकिन अगर इस घाव को ट्रीट नहीं किया गया तो ये कल को नासूर बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे को स्पेस डेब्रीज के सॉल्यूशन की तरफ प्रॉपरली ध्यान देना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझें। देखो जब ह्यूमन बीइंग्स ने पॉलीथीन जो है उसको डेवलप किया था, बड़े खुश हुए थे कि साहब हमने एक ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मटेरियल बना लिया है कि अब हम बहुत सारी चीज़ों को पैकेज कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं, लिक्विड को स्टोर कर सकते हैं, लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, ये है वो है, और बहुत खुश हुए। और पॉलीथीन का एक्सेसिवली यूज होने लगा। आज हमारे लाइफ स्टाइल के अंदर
पॉलीथीन एक मेजर रोल प्ले करता है। आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो है पॉलीथीन के बिना हमारा काम नहीं चल सकता, ठीक है। तो बहुत यूजफुल चीज थी, लेकिन साथ ही साथ एक प्रॉब्लम थी जिसको नजरअंदाज किया गया कि वो नॉन डिग्रेडेबल था वो सब्सटेंस, और उस चीज को नजरअंदाज किया गया और वो उसके दुष्परिणाम हम आज भोग रहे हैं, ठीक है। कि आज हमारे को देखने को मिल रहा है कि पॉलीथीन जो है उसका सॉलिड वेस्ट के अंदर बहुत बड़ा रोल है। वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने के अंदर, आप ये कह लो सीवरेज जाम करने के अंदर, और बहुत सारे जो एनिमल्स की डेथ्स हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के स्पेस डेब्रिस एक सीरियस कंसर्न है जिसको हमारे को एड्रेस टाइम रहते कर लेना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कि अगर इसको एड्रेस कर लेना चाहिए तो इसके लिए क्या कुछ काम किया गया है, कोई ऐसे कोई लॉज हैं। तो इंटरनेशनल लॉज की बात करते हैं कि क्या स्पेस डेब्रिस से रिलेटेड कोई इंटरनेशनल लॉ है। तो बात सामने आती है कि साहब अंतरिक्ष मलबे के नियमन से संबंधी कोई अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं है। देयर इज नो इंटरनेशनल लॉ रिगार्डिंग रेगुलेशन ऑफ स्पेस डेब्रिस, कोई अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं है, ठीक है। लेकिन आउटर स्पेस जो बाह्य अंतरिक्ष है उससे रिलेटेड एक छोटी मोटी ट्रीटी जरूर हो रखी है जिसका नाम है आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, ठीक है। और ये आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है, तो आउटर स्पेस ट्रीटी जो है वो ये कहती है कि आउटर स्पेस में या बाह्य स्पेस के अंदर किसी भी प्रकार के हथियार या फिर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है WMD उनको डिप्लॉय नहीं किया जाएगा। आउटर स्पेस में या फिर दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज के ऊपर मिलिट्री बेसिस नहीं बनाए जाएंगे। आउटर स्पेस का पीसफुल पर्पसेस के लिए उपयोग किया जाएगा। ये सारी की सारी बात कौन करता है, तो आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 करता है, ठीक है। चलिए इसके 109 मेंबर्स हैं, इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है। इंडिया ने 1967 के अंदर इस पर साइन किए थे और 82 के अंदर इसको रेक्टिफाई कर लिया था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के स्पेस डेब्रिस को रेगुलेट करने के लिए वर्तमान में कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में क्या इस दिशा के अंदर कुछ प्रयास किए गए हैं कि भाई इतना सीरियस अगर कंसर्न है तो कुछ प्रयास किए गए हैं। तो कुछ मेजर जो प्रयास की बात करें तो कुछ है कि उभर करके सामने आते हैं। मेनली इस दिशा में अभी तक काम नहीं किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है आपका ई ऑर्बिट। ई ऑर्बिट जो है ये एक प्रोजेक्ट है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, जिसके तहत यूरोपियन स्पेस एजेंसी क्या करेगी कि 2025 के अंदर एक स्पेस क्राफ्ट भेजेगी जो और अर्थ की ऑर्बिट में एक इनएक्टिव सैटेलाइट को खुद से कनेक्ट करेगा और उसके बाद में उसको अर्थ की ऑर्बिट के अंदर नीचे की तरफ वापस ले आएगा और एटमॉस्फेयर के अंदर उसको छोड़ देगा, जहां पर वो अपने आप जल करके नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक टर्म निकल करके आती है ये डी ऑर्बिट। डी ऑर्बिट का मतलब क्या होता है कि जब किसी भी सैटेलाइट को उसकी पर्टिकुलर ऑर्बिट से नीचे डेलिबरेटली लेकर के आना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, उसकी ऑर्बिट को नीचे की तरफ लेकर के आना, उसकी ऑर्बिट को चेंज करना, कम करना, ये कहलाता है डी ऑर्बिटिंग, ठीक है। तो डी ऑर्बिट किया जाएगा यहाँ पर किसको, कि एक इनएक्टिव सैटेलाइट को। ये मिशन किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। अगला जो है वो है रिमूव डेब्रीज मिशन। ये मिशन जो है सरे स्पेस सेंटर जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरे यूनाइटेड किंगडम में है, उसके द्वारा ये मिशन चलाया जा रहा है। इस मिशन के तहत क्या किया जा रहा है कि ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जो हैं और उनको डेवलप किया जा रहा है, उनका डेमोन्स्ट्रेशन किया जा रहा है कि जिससे स्पेस डेब्रीज जो है उनसे निजात पाई जा सके, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कि कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस हम क्या दे सकते हैं स्पेस डेब्रीज के लिए, ठीक है। कुछ अभिनव उपाय, तो देखो सबसे पहला जो है इसके अंदर वो है लेजर, ठीक है। लेजर का उपयोग किसके लिए किया जाएगा, टू डिस्ट्रॉय और टू वेपराइज और टू रीडायरेक्ट डेब्रीज, ठीक है। लेजर के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, तो जो स्पेस डेब्रीज हैं, अंतरिक्ष मलबा है, उसको नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये देखें, ये बहुत ही पावरफुल लेजर है जिसके द्वारा क्या किया जा सकता है, कोई भी इनएक्टिव सैटेलाइट है, ठीक है, या फिर कोई स्पेस डेब्रीज हैं, उनको नष्ट किया जा सकता है। देखो होता क्या है, लेजर जो है, लेजर पता है आपको, ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। बचपन में मेलों में गए हो, वहां पर आप लेकर के आते थे हरी हरी लाल लाल कुछ लेजर लेकर के आते थे। रात को कहते ना आस पड़ोस वालों के घरों पर मारा करते थे, या फिर वो कहते ना दोस्तों के मुंह पे वो कहते लेजर मारा करते थे, वही लेजर। तो वो लेजर जो है वो सिर्फ वहां पर काम नहीं आती, अगर पावरफुल लेजर हो तो वो बहुत अलग अलग जगह पर अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम में आती है, ठीक है। अगर पावरफुल लेजर है तो उसके माध्यम से क्या किया जा सकता है कि डेब्रीज को नष्ट तक किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, और दूसरा है वो कि एरोजेल सब्सटेंसेस, ठीक है, कि एरोजेल जो सब्सटेंसेस हैं अगर हम उनको यूज करेंगे तो उसके माध्यम से हम
स्पेस डेब्रीज को कलेक्ट कर सकते हैं, उनको एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि एरोजेल क्या होता है। देखो ये है एरोजेल। एरोजेल एक्चुअली क्या होता है, ये एयर प्लस जेल दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, ये जो जेल होता है ये सॉलिड और लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, इसके लिक्विड पोर्शन को अलग कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन से पोर्शन को लेंगे, इस सॉलिड पोर्शन को लेंगे। एयर और ये सॉलिड वाला जो पोर्शन है ये मिला करके क्या कहलाएगा, आपका एरोजेल कहलाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये एक फ्रोजन स्मोक टाइप की चीज होती है। ठीक है, और इसे कहते हैं एरोजेल। इसकी खास बात क्या होती है, तो इसकी खास बात ये होती है कि इसकी डेंसिटी बहुत ही लो होती है, बहुत लो होती है, और इसी कारण से ये क्या होता है, लाइट वेट होता है। इसका घनत्व बहुत कम होता है, जिसके कारण से ये बहुत ही हल्का होता है। लेकिन हल्का होने के साथ साथ ये क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस कारण से, और इसका सरफेस एरिया भी बहुत ज्यादा होता है। तो आप देख रहे हो इतनी सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती हैं, जिसके कारण से क्या किया जा सकता है, इसको अंतरिक्ष के अंदर अंतरिक्ष कचरे या मलबे को इकट्ठा करने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए यूज में लिया जा सकता है। आप इसको एक तरीके से यूं समझो कि ये एक नेट है, जाल होता है, जिसके अंदर अपन कोई जानवर को पकड़ते हैं या फिर कोई चीजें जो होती है उनको कहते हैं इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो ये एग्जैक्टली उसी तरीके की चीज होगी जो स्पेस के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है। ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, और एक इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण से ये बहुत लंबे क्षेत्र के अंदर आप इसको फैला सकते हो। बहुत ही स्ट्रेंथ होती है इसकी, लाइट वेट होता है। इस कारण से क्या होगा, जो स्पेस डेब्रीज होंगी वो आकर के इसमें फंस जाएंगी, और उसके बाद में उनको कलेक्ट करके और बाद में जो है डिस्पोज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है एरोजेल का उपयोग करके स्पेस डेब्रीज को हम डिस्पोज कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तीसरा जो तरीका है वो है ऑर्बिटल डीके, कक्षीय क्षय। ठीक है, इसको डी ऑर्बिटिंग भी कहते हैं। ये ऑर्बिटल डीके का जो कंसेप्ट है ये स्पेस एक्स कंपनी द्वारा प्रपोज किया गया है। एलन मस्क की कंपनी है भाई स्पेस एक्स, उसके द्वारा स्पेस एक्स ने वर्तमान में ही एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ठीक है, जिसका नाम है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। आगे हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, वर्तमान में बस उसको एक बार मेंशन कर लेते हैं। तो स्टारलिंक के अंतर्गत वो हजारों कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। अब आप सोच करके देखो कि हजारों सैटेलाइट्स अगर लॉन्च किए जाएंगे तो कितनी बड़ी मात्रा में, हर सैटेलाइट की अपनी एक उम्र होती है, उसके बाद में वो रिटायर हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो वो कितनी बड़ी संख्या के अंदर स्पेस डेब्रीज क्रिएट करेंगे, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए या फिर इस कंसर्न को दूर करने के लिए स्पेस एक्स ने एक मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने ये कहा कि सर हमारे जो भी सैटेलाइट्स होंगे वो ऑर्बिटल डिके, कक्षीय क्षय के थ्रू अपने आप से नष्ट हो जाएंगे। जिस भी दिन या जिस भी समय हमारा सैटेलाइट जो है डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा या आउट ऑफ सर्विस कर दिया जाएगा, वो इनएक्टिव सैटेलाइट क्या करेगा, अपने आप से ही अपनी ऑर्बिट को छोड़ करके और नीचे की तरफ अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो वहां पर वो नीचे की तरफ जब आ रहा होगा तो घर्षण के द्वारा वो आग लग जाएगी उसमें और वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ना ही कोई सैटेलाइट जो है अंतरिक्ष में रहेगा और ना ही कोई सैटेलाइट या सैटेलाइट के कोई टुकड़े जो है वो धरती तक आ पाएंगे। कुल मिलाकर के वो वातावरण के अंदर या वायुमंडल के अंदर ही नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे सैटेलाइट या स्टारलिंक प्रोजेक्ट द्वारा किसी भी प्रकार की स्पेस डेब्रीज की समस्या नहीं आएगी। तो ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का सोल्यूशन है स्पेस डेब्रीज को कम करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर के जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं स्पेस डेब्रीज को कम करने के लिए वो कौन कौन से हो गए, तीन हैं आपकी, लेजर है और एरोजेल सब्सटेंसेस है और ऑर्बिटल डीके है। ठीक है, चलिए, तो ये हुई बात स्पेस डेब्रीज की। अब स्पेस डेब्रीज जो है वो वर्तमान समय में बहुत ज्यादा चर्चा में है, स्पेशली इंडिया को लेकर के। और वो किस कारण से है, तो वो है मिशन शक्ति के कारण। ठीक है, ये जो मिशन शक्ति है ये क्या है, ये लास्ट मार्च 2019 के अंदर इंडिया द्वारा एक
मिशन जो है वो कंडक्ट किया गया था, देखते हैं उसके बारे में। ठीक है, देखो मिशन शक्ति क्या है, तो इट इज ए जॉइंट प्रोग्राम ऑफ डीआरडीओ एंड इसरो। डीआरडीओ और इसरो का संयुक्त कार्यक्रम है। डीआरडीओ क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इंडिया में डिफेंस के क्षेत्र में काम करने वाला एक अग्रणी संस्थान है, और ये स्पेस के क्षेत्र में काम करने वाला एक अग्रणी संस्थान है। ठीक है, इस मिशन शक्ति के तहत क्या किया गया, इसके तहत एंटी सैटेलाइट सिस्टम जो है उसको डेवलप किया गया। एंटी सैटेलाइट सिस्टम क्या है कि इसके तहत गतिमान उपग्रहों को नष्ट किया जाता है मिसाइल के द्वारा। ठीक है, कि जो मूविंग सैटेलाइट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है मिसाइल के द्वारा। ठीक है, फिर इंडिया की जो एसैट मिसाइल है उसने सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया एक मूविंग सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में। लो अर्थ ऑर्बिट में 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक माइक्रो सैटेलाइट था जिसको सक्सेसफुली टारगेट किया इंडिया की एसैट मिसाइल ने। एसैट मतलब एंटी सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। उसके बाद में अगली बात करें तो इंडिया जो है ऐसी कैपेबिलिटी हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश है। ठीक है, इस पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान देना, आगे ये काम आएगा कि भारत ऐसी क्षमता हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश है। कौन कौन से और पहले देश ये कैपेबिलिटी रखते हैं, यूएसए, रशिया और चाइना। चाइना ने ये कैपेबिलिटी जो है ये 2007 के अंदर एक्वायर की थी। ठीक है, तो समझे कि मिशन शक्ति क्या है। मिशन शक्ति जो है एक्चुअली एक एंटी सैटेलाइट सिस्टम है जो अंतरिक्ष के अंदर जो गतिमान उपग्रह हैं, मूविंग सैटेलाइट्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करेगा। चलिए अब इसको देखते हैं थोड़ा सा कि कैसे काम करता है। देखो पहला, दूसरा, ठीक है, दूसरा, उसके बाद में तीसरा स्टेप, और फिर ये चौथा, और यहाँ पर आकर के पांचवा। तो हम इसको देखते हैं कैसे चलता है ये स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पर रेडार और डिटेक्शन सिस्टम्स द्वारा जो हमारा टारगेट है, ठीक है, जो भी सैटेलाइट जिसे हमें डिस्ट्रॉय करना है उसको डिटेक्ट किया जाएगा और उसे कंटिन्यूसली ट्रैक किया जाएगा, और फिर ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी मिसाइल सिस्टम से। ठीक है, और यहाँ से मिसाइल क्या करेगी कि अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करेगी और लॉक कर लेगी उसको, और उसके बाद में यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी। अब ये जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है इसमें रॉकेट इंजन जो है उनका प्रयोग किया जाता है। रॉकेट क्यों, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स एक्चुअली वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके बाहर जाती हैं। ठीक है, तो इसमें रॉकेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट इंजन का फर्स्ट स्टेज यहाँ सेपरेट हुआ, सेकेंड यहाँ हुआ, थर्ड यहाँ हुआ, उसके बाद में हीट शील्ड्स इसकी अलग हुई, और लास्ट में यहाँ पर सिर्फ बचेगा इसका री एंट्री व्हीकल, और वो री एंट्री व्हीकल जो है वो जाकर के और हमारे टारगेट सैटेलाइट से टकरा जाएगा और उसको नष्ट कर देगा। अब यहाँ पर एक चीज समझना कि अमूमन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, कोई मिसाइल होती है उसमें वॉरहेड होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वॉरहेड जो है अमूमन एक्सप्लोजिव मटेरियल होता है। कोई यहाँ पर कोई वॉरहेड या एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है, उसके द्वारा ही सैटेलाइट को नष्ट किया जाता है। भाई सोच के देखो, ये सैटेलाइट खुद हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, और इससे आकर के कोई दूसरी चीज और टकरा जाए, ठीक है, तो वो क्या करेगी, बहुत बड़ा डैमेज कॉज कर देगी। ठीक है, चलिए, तो ये है हमारा मिशन शक्ति। फिर इसके बाद में कि भाई इस मिशन का क्या महत्व है। ठीक है, तो इस मिशन का महत्व ये हो जाता है सबसे पहले कि भारत अब जो दुश्मन उपग्रह हैं या सैन्य उद्देश्यों के लिए जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने वाले उपग्रह होंगे उनको नष्ट करने में सक्षम है। कि नाउ इंडिया इज केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग एनिमी सैटेलाइट्स और सैटेलाइट्स व्हिच आर यूज्ड अगेंस्ट इंडिया फॉर मिलिट्री पर्पसेस। ठीक है, और दूसरा इसका बेनिफिट क्या है कि इंडिया, इट विल प्रोवाइड technological and strategic advantage to India, and also it will make India capable of crippling services of enemy country। देखो इस चीज को थोड़ा सा समझना कि होगा क्या कि या तो हम क्या करेंगे कि दूसरी कंट्री का जो सैटेलाइट है उसको कंप्लीटली नष्ट कर देंगे, और अगर हम उसको नष्ट नहीं कर पाते हैं या अगर उसको नष्ट कर देते हैं तो उससे हमारे को दूसरा फायदा क्या हो जाएगा। दूसरा फायदा हमारे को उससे ये होगा कि हम उस शत्रु देश की जो सेवाएं हैं उनको बाधित कर देंगे। वो सैटेलाइट जो था वो किसी प्रकार की कोई कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा होगा, या कोई नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा होगा, या किसी और प्रकार की डिजास्टर मैनेजमेंट वाली कोई सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, कोई और इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो आपने क्या किया, अगर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो एक्चुअली आपने उस देश को, शत्रु देश को क्या कर दिया, अपंग बना दिया, या उसकी जो सेवाएं हैं उनको बाधित कर दिया। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगला कि भाई इस मिशन की क्या चुनौतियां रही। चुनौतियां एक्चुअली हम बात कर रहे हैं पोस्ट मिशन। ठीक है, कि हमने मिशन सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया। इस मिशन के अंदर देखना भाई डीआरडीओ और इसरो दोनों शामिल थे। तो डीआरडीओ का पोर्शन था बैलिस्टिक मिसाइल,
से रिलेटेड, और इसरो का था स्पेस सेगमेंट से रिलेटेड कि किस प्रकार से टारगेट को जो है डिटेक्ट करना है, ट्रैक करना है और उसके बाद में नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड करवाना और उसका डिस्ट्रक्शन जो है उसको कंप्लीट करवाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखना भी क्या चुनौतियां रही ये जब हमने मिशन कंप्लीट कर लिया उसके बाद में। तो एक्चुअली ऐसा पूछा जा सकता है क्योंकि ये मिशन हमने जब लास्ट ईयर कंडक्ट किया तो उसके बाद में वर्ल्ड मीडिया के अंदर और इवन हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेस थे जिन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर तो बहुत बड़े लेवल पर क्रिटिसाइज किया गया था। तो ऐसा क्यों किया गया कि भाई ये कहा गया, ये एक्यूजेशंस लगाए गए वर्ल्ड मीडिया के द्वारा या स्पेशली हम कहें तो वेस्टर्न मीडिया के द्वारा कि इंडिया इज इंकरेजिंग एंड एंटरिंग इनटू आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस, कि भारत जो है वो बाह्य अंतरिक्ष के अंदर हथियारों की होड़ को एक तो शुरू कर रहा है, उसके अंदर शामिल हो रहा है और साथ ही साथ में उसको प्रोत्साहित करने का भी काम कर रहा है कि भैया आप ऐसी मिसाइल्स बना रहे हो, ऐसे सिस्टम्स बना रहे हो जो सैटेलाइट्स को नष्ट करें। ठीक है, तो ये क्या है, तो भैया आप हथियारों की होड़ जो है उसको बढ़ावा दे रहे हो। ठीक है, अब अपन इसको भाई क्योंकि अपन इंडियन है तो हम ऑब्वियस सी बात है कि हम इस चीज को कहते हैं कि काउंटर करेंगे कि क्या ये कहना उनका सही है। ये उनका कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, उनका कहना सही क्यों नहीं है इस चीज को पहले समझो कि क्या इंडिया ने पहली बार बनाई है ये मिसाइल या ये टेक्नोलॉजी इंडिया ने डेवलप करी है? नहीं, आपने देखा होगा कि इंडिया से पहले यूएसए, रशिया और इवन चाइना ने तो 2007 के अंदर जो है ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। तो तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर लीला। तो सीधी सी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि ये बहुत ही हिपोक्रेटिकल चीज है। ठीक है, और दूसरी बात उसके बाद में भाई तुम्हारे पुराने पाप है, तुमने पहले इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स कर लिए, अब हमारे को रोक रहे हो तो तुम्हारे पुराने पाप हैं, अब भुगतो उनको। और तो और ये लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, अभी भी नहीं रुक रहे हैं उन चीजों के लिए। यूएसए ने कुछ समय पहले यूएसए के अंदर एक नई आर्म्ड फोर्सेस का गठन किया है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स। यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स एक नई आर्म्ड फोर्स डिवीजन का गठन किया है जो स्पेस के अंदर किसी भी प्रकार की जंग के लिए तैयार रहेगी। जैसे यूएसए की आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, मरीन कॉर्प्स है, उसी प्रकार से एक नया सेगमेंट इन्होंने बनाया है यूएस स्पेस फोर्स। ठीक है, अब भाई ये आर्म्ड फोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि इनके पास आर्म्स भी होंगे, हथियार भी होंगे। बिना हथियार की कौन सी सेना होती है भाई, कौन सी आर्म्ड फोर्स होती है? तो हथियार भी होंगे, यानी कि तुम आउटर स्पेस के लिए हथियार भी डेवलप कर रहे हो। ठीक है, तो अब सीधी सी बात इस चीज को समझो कि न केवल आपने पहले एंटी सैटेलाइट जो एक्सपेरिमेंट्स है वो कंडक्ट किए, बल्कि अब आप क्या कर रहे हो कि एक स्पेस फोर्स का भी गठन कर दिया है, साथ ही साथ में आप उनके लिए हथियार भी बना रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 का खुलेआम आप उल्लंघन कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद में दूसरों को बोलते हो कि भाई आप जो है वो हथियारों की दौड़ आउटर स्पेस के अंदर जो वेपनाइजेशन है या हथियारों की जो होड़ है उसको आप बढ़ावा दे रहे हो। ये चीजें बिल्कुल भी जायज नहीं है। ठीक है, कि भाई साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी, ये कौन सी बात होगी भाई? ठीक है, तो ये टोटली आप इस चीज को डिनाई करेंगे, ये एक्यूजेशंस बिल्कुल ही बेसलेस हैं। ठीक है, अब इसके अंदर फिर पॉजिटिव वे के अंदर आप उनको क्या चीजें बतानी है कि भाई देखो कि भारत बाहरी अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण के खिलाफ है, इंडिया इज अगेंस्ट वेपनाइजेशन ऑफ आउटर स्पेस। दूसरी चीज आप क्या बोलोगे, इंडिया आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 का एक हस्ताक्षर करता है, इंडिया सिग्नेटरी ऑफ आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, और हम उसको पूरी इज्जत और सम्मान देते हैं, हम उसको पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। तीसरी चीज, इंडिया इस चीज को समझता है कि बाह्य अंतरिक्ष जो है वो मानव की साझा विरासत है। ठीक है, कॉमन हेरिटेज है ह्यूमन बीइंग की, इंडिया इस चीज को समझता है, इस चीज की ग्रेविटी को समझता है। लेकिन साथ ही साथ हम ये चीज भी बोलेंगे कि भाई इसके साथ साथ इंडिया को अपनी सुरक्षा, ठीक है, अपने राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए ये करना जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस चीज को पूरे पॉइंट को काउंटर करोगे। उसके बाद में अगली हम बात करते हैं, दूसरा जो पॉइंट है वो है कि प्रॉब्लम ऑफ स्पेस डेब्रीज, कि इससे स्पेस डेब्रीज या अंतरिक्ष मलबे की समस्या जो है वो बढ़ी। ठीक है, आपको पता हो तो जब इंडिया ने मिशन शक्ति जो है सक्सेसफुली कंडक्ट किया था तो उसके बाद में नासा के साइंटिस्ट और ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और उसके बाद में ये बोला था कि किस प्रकार से इंडिया का ये जो मिशन है इसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी कर दी है स्पेस डेब्रीज की। यहाँ पे जो स्पेस डेब्रीज जनरेट हुई हैं वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से टकरा सकती हैं, ये वो करके, और काफी सारे एक्यूजेशंस लगाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को समझें कि भाई इसरो ने फिर इस चीज को काउंटर किया कि भाई इसरो ने कहा, पहली बात इस चीज को समझो
कि ये जो टेस्ट है ये हमने लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर कंडक्ट किया है, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट में कहां पे, तो 300 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर, ठीक है। तो पहली चीज तो हमने लो अर्थ ऑर्बिट में अर्थ के बहुत ही क्लोज पेरिफेरी के अंदर हमने इसको कंडक्ट किया है, पहली बात तो ये। दूसरा, हमने जिस सैटेलाइट के ऊपर कंडक्ट किया है वो है माइक्रो सैटेलाइट। देखो कुछ सैटेलाइट्स बड़े होते हैं, ठीक है, कुछ छोटे होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं जिन्हें माइक्रो या फिर नैनो सैटेलाइट्स कहा जाता है। जैसे आजकल स्मार्टफोन्स के अंदर माइक्रो सिम्स या फिर ये नैनो सिम जो है इनका यूज किया जा रहा है, छोटी सिम्स जो होती हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से छोटे छोटे जो सैटेलाइट्स होते हैं, इतने छोटे छोटे इस प्रकार के, वो माइक्रो और नैनो सैटेलाइट्स कहलाते हैं। तो माइक्रो सैटेलाइट के ऊपर हमने ये परीक्षण किया है, इससे कितनी तो स्पेस डेब्रिस जनरेट हो जाएंगी, और जो हुई भी है, इसरो का कहना ये था कि ये 300 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में हुई है, और ये पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड है, और यहाँ से ये धीरे धीरे जो है अगले कुछ समय के अंदर ये सारी की सारी डेब्रिस जो है, वैसे भी डेब्रिस बहुत कम जनरेट हुई और बाकी जो हो गई है इन केस, वो सारी की सारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगी और अपने आप से ही नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। और भाई रही बात तुम्हारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, वो तो 400 से 408 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर होता है, ठीक है। तो जैसे तैसे अगर मान लो कोई छोटा मोटा अगर कोई स्पेस डेब्रिस रह भी गई, तो क्या आप ये पॉसिबिलिटी या ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है कि वो इतनी ऊंचाई तक के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कोई सीरियस डैमेज कॉज करने की स्थिति में आ सके, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ छोटी मोटी हमने बात करी किस प्रकार के एक्विजिशंस या चैलेंजेस हमारे इस मिशन के लिए रहे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके कुछ अल्टरनेटिव टेक्निक्स, कि हमको ऐसा करना जरूरी है क्या हम इसके अलावा कोई दूसरी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको उपयोग में ला सकते हैं भारत की सुरक्षा या राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए, क्या कोई दूसरी टेक्निक यूज की जा सकती है। तो देखें, उसके लिए हम कुछ चीजें प्रपोज कर सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जो टेक्नोलॉजीज हैं ये अभी भी अंडर डेवलपमेंट है, ये डेवलप पूरी तरीके से नहीं हुई है, बस प्रपोजल्स हैं, अंडर डेवलपमेंट है। तो हम इनकी बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है फ्लाई बाय टेस्ट, ठीक है। फ्लाई बाय टेस्ट के द्वारा क्या किया जाएगा कि कोई एक अर्थ से कोई सैटेलाइट या फिर कोई रॉकेट जो है उसको ऊपर की तरफ प्रक्षेपित किया जाएगा, और वो वहां पर जाकर के हमारे टारगेट सैटेलाइट के आसपास इतने क्लोज पेरिफेरी के अंदर एंटर करेगा या उसको इतना क्लोजली अप्रोच करेगा कि वो उसके अपने पाथ से डेविएट कर दे, ठीक है। और जब वो सैटेलाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाएगा तो फिर हो गया, हमारा काम बन गया। भाई हम यही तो चाहते हैं कि वो जो दुश्मन सैटेलाइट है वो किसी भी प्रकार से हमारी कोई इंफॉर्मेशन या इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं कर सके, हमारे को किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सके। तो हमने अगर उसको डेविएट कर दिया उसके पास से, तो हमारा पर्पस फुलफिल हो गया, ठीक है। तो पहली चीज ये हो सकती है। और ये जो टेक्नोलॉजी है ये वर्तमान में यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रशिया, चाइना और जापान द्वारा ये टेस्ट की जा रही है, ठीक है, अंडर डेवलपमेंट है। दूसरी बात करते हैं हम जैमर्स की, ठीक है। जैमर्स क्या होते हैं, देखो जैमर वो होते हैं जो सिग्नल्स को जैम कर देते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे पावरफुल जैमर्स का यूज कर सकते हैं कि जो उस सैटेलाइट तक, जो एनिमी सैटेलाइट है हमारा, वहां तक जो उसको सिग्नल भेजे जा रहे हैं उन सिग्नल्स को ब्लॉक कर दे, ठीक है। तो जब उसको सिग्नल मिलेंगे ही नहीं तो वो टास्क वो परफॉर्म कर नहीं पाएगा। जैसे अगर उसको इंटेलिजेंस गैदरिंग का अगर कोई नीचे से सिग्नल दिया जाता है तभी तो वो काम करेगा। आपने अगर उसके सिग्नल्स ब्लॉक कर दिए तो वो जब इंडिया के ऊपर से पास हो रहा है तब तक उसके सिग्नल आप ब्लॉक कर दो, तो क्या होगा कि वो टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा और इंडिया जो है वो सेफ रहेगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के ये एक अलग ऑप्शन हो सकता है कि आप जैमर्स का यूज कर लो, जिससे आप उसके पास में जो सिग्नल जा रहे हैं उनको जैम कर सको। ऐसा आपने देखा होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं इनका जब कॉन्वॉय चलता है तो इनके साथ में एक पीछे टाटा सफारी चलती है, आपने देखा होगा, जिसके ऊपर जैमर लगे हुए होते हैं। तो किसी भी प्रकार की आसपास जो फ्रीक्वेंसी होती है उन सारों को वो जैम कर देते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी या कोई दूसरी फ्रीक्वेंसी यूज करके और कोई बॉम्ब ब्लास्ट करना चाह रहा है तो वो बॉम्ब वहां पर वो काम करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैमर लगे में वहां तक सिग्नल नहीं पहुंचेगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जैमर्स का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में तीसरी बात करते हैं हम लेजर डेजलर की। देखो लेजर डेजलर क्या होता है, लेजर हमने पहले बात करी थी, ठीक है। तो ग्रीन लेजर का उपयोग किया जा सकता है किसी भी सैटेलाइट को पार्शली ब्लाइंड करने के लिए, ठीक है, कि आप उसको पार्शली ब्लाइंड कर दो ताकि वो अपना टास्क वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाए। डेजलर या डेजलिंग का मतलब होता है एक बहुत ही तेज चकाचौंध उत्पन्न कर देना, ठीक है। तो जब लेजर बहुत ही पावरफुल लेजर और बहुत ज्यादा मात्रा में जब किसी ऑब्जेक्ट की तरफ या किसी पर्सन की तरफ भेजी जाएगी तो क्या होता है कि भाई बहुत ज्यादा चकाचौंध उत्पन्न होती है, ठीक है। बचपन में किया होगा, लेजर
किसी दूसरे के मुकदम चेहरे पर फेंकी होगी, तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना भाई लेजर बहुत ही पावरफुल होगी, तो इसके कारण से क्या होगा, इस चीज को समझो कि जो सैटेलाइट्स होते हैं वो किस किस चीजों का यूज करते हैं, वो यूज करते हैं कैमरा का, ठीक है, या फिर सेंसर्स का। तो अगर पावरफुल लेजर उस सैटेलाइट की तरफ फेंकी जाएगी तो क्या करेगी, वो उस कैमरा जो है उसके विजन को ब्लॉक कर देगी, या फिर जो सेंसर्स हैं उनको प्रॉपर्ली काम करने नहीं देगी, या उनको प्रॉपर्ली काम करने से रोक देगी। तो इस प्रकार से आप अगर लेजर डैजलिंग सिस्टम अगर वो आपका इनफ पावरफुल है तो आप क्या कर सकते हो, सैटेलाइट को पार्शियली ब्लाइंड कर सकते हो, ठीक है, उसको उसका काम करने से रोक सकते हो। और एक और प्रपोजल यहाँ पर से निकल करके आता है कि अगर आप इतनी पावरफुल लेजर डेवलप कर दो कि जो क्या करे कि पूरे पूरे सैटेलाइट को ही खत्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है, जला करके राख कर दे, तो वो भी एक ऑप्शन सामने आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्पेस डेब्रीज और मिशन शक्ति ये दोनों कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं। इन दोनों चीजों को हम इन दोनों टॉपिक्स को हमने अच्छे से कवर कर लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।